तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि भाषण कला योग आपकी कुंडली में है, गुरु दशमपति होकर के दशम स्थान पर और धन भाव पर अपनी उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, तो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे। उसके उपलक्ष्य में मैंने आप सभी दर्शकों से कहा था कि किन्हीं 3 दर्शकों का चयन किया जाएगा जिनका इस तरह से बृहद जन्म कुंडली का वीडियो विश्लेषण होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी के सम्मुख एक लाइव सेशन लेकर के उपस्थित रहूंगा। तो नवरात्रि के फर्स्ट डे हमारा लाइव सेशन कंप्लीट हो चुका है और जिन 3 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन बृहद रूप से होने वाला था, उस सीरीज में मैं आज पहली जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। वो दर्शक जो ठीक इसी तरह से अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण बनवाना चाहते हैं, वो इस वीडियोस में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से अपना बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज से 3 दिन तक जो जन्म कुंडलियां आप सभी के सम्मुख बृहद रूप से आने वाली हैं, वो उन दर्शकों की होने वाली हैं जिनको विजेताओं के रूप में चयनित किया गया था। तो इस सीरीज में जो आज की पहली जन्म कुंडली है, मैं आज आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये एक स्त्री की जन्म कुंडली है और नाम मुझे लगता है कि यहाँ नहीं बताना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से आप वैसे भी समझ जाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली है। वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस जन्म कुंडली को अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करें। वैसे तो सभी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने में मिल ही रही हैं, बट उसके बाद भी आप भी अपने सॉफ्टवेयर में इस जन्म कुंडली को निर्मित अवश्य ही कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। इनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर स्क्रीन में दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 दिसंबर 1994 शाम के 8:20 का इनका जन्म है, करनाल हरियाणा में। एक स्त्री की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली पर मैं अभी आता हूं आप सभी के सम्मुख। इन्होंने कहा है कि मैंने एमएससी मैथ्स कर रखा है, प्राइवेट जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी पहले बट अब छोड़ दी है। तो सबसे पहले हम इनकी जन्म कुंडली के विषय पर चलते हैं। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न का मान आप देख पा रहे होंगे कि 27 अंश पर इनके लग्न का मान है। लग्नपति बुध बनते हैं जो कि जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हैं। लग्नेश का षष्ठ स्थान में जाना जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष उत्पन्न करता है। हालांकि वो बुध मंगल जो कि षष्ठेश है उनकी दृष्टि से दृष्ट है, परंतु कहीं ना कहीं ये मंगल भी जो दृष्टि डाल रहे हैं वो 3 अंश पर बैठे हैं बाल्यावस्था में, तो कोई बहुत ज्यादा इस बुध को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। यद्यपि इनका बुध नवांश कुंडली में उच्च का है जो कि मजबूती को प्रदर्शित करता है, परंतु बुध का षड्बल में कमजोर होना इनको बुध से संबंधित जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि बुध चूंकि नवांश में उच्च हैं तो वो क्या उच्च का फल नहीं देंगे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो षष्ठस्थ शनि है, ये जो षष्ठस्थ बुध है, इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में विलंब के साथ में उसको सफलताएं दिलाने वाले माने जाएंगे। अब ये बुध चूंकि नवांश में उच्च के हैं, तभी इन्होंने जो एमएससी है वो अपना मैथमेटिक्स से कंप्लीट कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर इनका कहना है कि ये प्राइवेट जॉब करते हैं, उस विषय पर हम आगे आएंगे। सबसे पहले हम इनकी जन्म कुंडली को समझ लेते हैं क्योंकि ये बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। मिथुन लग्न के लोगों में बालकाना स्वभाव देखने में आता है, छिणे रुष्टा छिणे तुष्टा। क्षण भर में ही इनको गुस्सा आ जाता है और क्षण भर में ही इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है। मैनेजमेंट में महारथी होते हैं, मैनेजमेंट के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को यदि मैनेजमेंट का कार्य सौंपा जाए तो इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उच्च कोटि के वक्ता के रूप में मिथुन लग्न के लोग अपने आप को समाज में स्थापित करते हैं। हालांकि इनके बुध पर शनि की दृष्टि है, तो संभव है कि वाणी में जो एक फ्लो होना चाहिए उसमें कुछ हद तक कमी आए, परंतु वो हमारा विषय नहीं है। मेनली मिथुन लग्न के विषय में यदि हम जानते हैं तो मिथुन लग्न एक मैनेजमेंट के मामले में महारथी लग्न है और कहीं ना कहीं लग्नों में इस लग्न को श्रेष्ठ माना गया है। लग्नपति का षष्ठ स्थान में जाना, जो मैंने बताया कि जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करता है, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति निरंतरता के साथ में लगा रहे, संघर्ष करता रहे, तो उसको उसके जीवन काल में सफलताएं अवश्य ही प्राप्त हो जाती हैं। धन भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जाकर के पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तुला राशि में, और वो चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं इनकी जो जन्म की राशि है वो तुला मानी जाएगी। तो जातिका मिथुन लग्न और तुला राशि से प्रभावित है। वायु तत्व का लग्न और वायु तत्व की राशि, इसको भी श्रेष्ठ माना जाता है।
अब ये द्वितीय भाव के स्वामी बने हुए चंद्रमा पंचम स्थान में बैठे हैं, भाषण कला योग है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी वाणी से किसी भी बात को बोलता है तो वो बात शीघ्र ही लोगों के समझ में आ जाती है। टीचिंग इत्यादि के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। परंतु ये चंद्रमा आप देखेंगे कि राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो जातक को मानसिक रूप से अशांत करेगा। और सूर्य पर भी शनि की दृष्टि का पड़ना जातक को मानसिक रूप से बेहद अशांति महसूस हो सकती है, और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति की वजह से कुछ निर्णय भी जातक के द्वारा जो लिए जाएंगे वो गलत हो सकते हैं। तृतीय भाव के स्वामी बने हुए सूर्य षष्ठ स्थान में बैठे हैं। तृतीय का षष्ठ स्थान में जाना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, और जातक अपने पुरुषार्थ से संघर्ष करके अपने जीवन काल में आगे बढ़ जाता है। चतुर्थेश बुध षष्ठ स्थान में बैठे हैं। ये भूमि भवन और वाहन के मामले में कुछ हद तक कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। स्वयं का मकान बनाने में, स्वयं का वाहन इत्यादि लेने में जातक को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार लीगल मैटर्स भी देखने में आ जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में परेशानियां भी साफ प्रदर्शित हो रही हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। इसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि जातक की बुद्धि, विवेक और ज्ञान जागृत होता है। परंतु पंचमेश शुक्र का राहु के साथ यहाँ पर होना, राहु हालांकि स्वराशिस्थ ग्रह के साथ है, परंतु ये राहु के द्वारा ये शुक्र को पीड़ित माना जाएगा, और जातिका के दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशनशिप में परेशानियों का सामना उसको करना पड़ सकता है। और कई बार ये महसूस हो सकता है, ऐसा व्यक्ति चतुर बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु कई बार वक्त पड़ने पर इनकी बुद्धि इनका साथ नहीं दे पाती है। षष्ठेश जाकर के तृतीय भाव में तीसरे और छठे भाव के स्वामी का परिवर्तन ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में जितना पुरुषार्थ, जितना संघर्ष करेंगे, उतना ही आपके व्यक्तित्व का विकास होने वाला है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी बने हुए गुरु षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि अपने से 12वें चले गए, और जैसा कि मैंने बताया ये एक जातिका की जन्म कुंडली है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण बनेगा। विवाह होने में परेशानी, विवाह हो जाए तो विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि नवम स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। इसको क्योंकि वो स्वराशि के हैं तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। ये भाग्य में अवरोध तो उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन हाँ भाग्य में विलंब जरूर होगा। जातक यदि साधना पूजा पाठ की फील्ड से जुड़ना चाहे तो 36 वर्ष के बाद में उसका साधना पूजा पाठ में भी मन लगने लगता है। भाग्येश शनि का भाग्य स्थान में होना और उस पर मंगल की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी आ जाती है, परंतु भाग्य का साथ आपको मिलता है। कई बार विलंब के साथ में आपको भाग्य का साथ मिलता है, परंतु कल्पना से अधिक ही भाग्य का साथ आपको देखने में मिल जाता है। दशमेश षष्ठ स्थान में है, तो करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति बनती है, परंतु गुरु हैं और गुरु की दृष्टि दशम स्थान पर होने के चलते जातक की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके करियर में उसको स्टेबिलिटी देखने में मिलने वाली है। लाभेश का संबंध पराक्रम भाव से है, तो जितना आप पराक्रम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपके जीवन काल में आपके पास में धन का आगमन होता रहेगा। और 12वें भाव के स्वामी पंचम भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, इसको अच्छा माना जाएगा। जातक जितना अपने ज्ञान का व्यय करेगा उतना ही उसका ज्ञान विकसित होगा, और कहीं ना कहीं ये जातक के जीवन काल में उसको उन्नति देने वाला ही माना जाएगा, क्योंकि जातक का व्यय ही उसको उसके जीवन काल में उन्नति प्रदान करेगा। और किसी भी तरह के गलत व्यय होते हुए मुझे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 12वें स्थान पर पड़ रही है। अब हम सीधे चलते हैं इनके, जो इन्होंने बताया है कि ये प्राइवेट जॉब करती हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पहले करती थी बट अब छोड़ दी है, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। उसके पीछे रीजन ये है, दशम भाव से आपकी नौकरी या सरकारी नौकरी का विचार किया जाता है। दशमपति षष्ठ स्थान में बैठे 4 डिग्री पर, और ये गुरु कहीं ना कहीं मृत अवस्था में है, पहली चीज। दूसरी चीज, गुरु को यदि आप षड्बल में जाकर के देखेंगे तो ये गुरु काफी ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। और सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक हैं, ये षष्ठ स्थान में बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट। तो सूर्य का षड्बल में कमजोर होना, शनि के नक्षत्र में जाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट होना जातक के जीवन काल में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बाधाओं को उत्पन्न करता है। फलतः सरकारी नौकरी की स्थिति इनके लिए नहीं बन सकी है। इन्होंने बताया है, अच्छा इनकी महादशा पर चर्चा नहीं हो, बुध की महादशा इनको प्रेजेंटली चल रही, जो कि इनके लग्नेश की दशा है। लग्नेश रोग स्थान में बैठे हैं। मैंने अपने कई सूत्रों में ये बताया है कि जब भी बुध की महादशा आती है तो आते ही अपना रिजल्ट देती है। तो बुध षष्ठ स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जातक के जीवन काल में उत्पन्न हुई होंगी। अब ये बुध की महादशा इनको शुरू हुई है, और बुध में केतु का अंतर 19 अप्रैल के बाद में शुरू होने वाला है, जो कि जातक के जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन के समय को प्रदर्शित कर रहा है। इन्होंने बताया कि डिप्रेशन बहुत रहता है, उपाय बताएं। अक्टूबर 2022 से डिप्रेशन था, और नवंबर 2022 से बुध की महादशा थी। चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु के साथ में पंचम स्थान में बैठे हुए, पंचम भाव बुद्धि और सोच का है। पंचम भाव में चंद्रमा राहु की युति का होना आपको मानसिक रूप से बेहद अशांत कर रहा है, और आपके जो राशिश बनते हैं शुक्र, वो भी कहीं ना कहीं राहु के साथ में बैठे हुए हैं, ये भी आपकी मानसिक अशांति में बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना भी जातकों को मानसिक रूप से अशांत कर देता है। अब जिनको मानसिक अशांति बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य जो कि आत्मविश्वास है, या फिर मंगल जो कि आत्मबल है, इनका मजबूत होना आवश्यक है। तो इस कुंडली में मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, और नवांश में भी मंगल राहु की युति है, कहीं ना कहीं मंगल कुछ हद तक कमजोर है, और सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना भी सूर्य के बल को कमजोर कर रहा है। षड्बल में सूर्य का अत्यधिक बली होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जातक के जीवन काल में विरक्ति की स्थिति बनी रहेगी। मंगल भी मैं देख पा रहा हूं कि षड्बल में
में बली हैं, जो कि जीवन काल में कंफ्यूजन्स की स्थिति को क्रिएट करके रखते हैं। इस वजह से आपको डिप्रेशन था। उपाय मैं आपको अंत में बता देता हूँ। दूसरा इन्होंने पूछा है कि करियर में सफलता कब तक मिलेगी। वैसे तो देखिए आपके लग्नेश की महादशा है, लग्नेश आपके जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, आपकी महादशा परिवर्तित हो रही है, तो मुझे लगता है कि 2025 के मई मंथ के बाद में आपको करियर में सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और 2026 के अप्रैल के बाद में आप अपने जीवन काल में करियर में अच्छी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्रैल 2026 के बाद में आपकी लाइफ में करियर में एक अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा है कि रिश्ता कब होगा, यानी कि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। विदेशी से सही रहेगा या इंडियन से, शादी इस ईयर होगी या नहीं, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो बात है कि रिश्ता हो, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और वही स्त्रियों के केस में पति के कारक होते हैं, तो आपके लिए भाव के अधिपति और भाव के कारक दोनों ही कमजोर होकर के षष्ठ स्थान में शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं, तो ये पीड़ित हो गए हैं। यानी कि भाव के अधिपति और भाव के कारक तो पीड़ित हैं। सप्तम भाव आपकी कुंडली में एकमात्र केतु की दृष्टि से दृष्ट है, अगर हम उसको काउंट ना करें तो सप्तम भाव एक तरह से आपके लिए सुप्त अवस्था में दिखाई दे रहा है। नवांश कुंडली में देखा जाए तो सप्तम पति तृतीय में बैठ करके अपने ही घर को देख रहे हैं और वहां पर आपके लिए जो योग कारक प्लैनेट है जन्म कुंडली से, क्योंकि आपका लग्न वर्ग उत्तम ही, तो शुक्र वहां बैठे हुए हैं, परंतु राहु की दृष्टि भी वहां है, तो विलंब के साथ ही सही विवाह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी, परंतु ये गुरु कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। रिश्ता कब होगा जो आपने कहा है, तो आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 से लेकर के 2029 के बीच में विवाह के योग बनते हैं, जिसमें भी प्रबलतम योग 2027 के एंडिंग में आपके लिए बनेंगे। इस समय पर आपको विवाह का प्रयास करना चाहिए। दूसरा इन्होंने लिखा है विदेशी से सही रहेगा या इंडियन से। देखिए इस तरह से कुंडली को नहीं देखा जाता है कि विदेशी व्यक्ति से आपकी शादी होगी तभी ठीक रहेगा। ये कुछ मिथ्स यहाँ पर लोग लगा देते हैं कि राहु इत्यादि का संबंध हो तो परंपरा से दूर, यानी कि विदेशी से शादी कर ली जाए, परंतु ये आपके हाथ में नहीं होता है। आप वैसे तो किसी भी तरह से मांगलिक नहीं है, परंतु जब भी आपका विवाह हो बकायदा आपकी कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए, नहीं तो चाहे इंडियन से हो या फॉरेनर से हो, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। लेकिन यदि आपका कुंडली मिलान करके विवाह होता है तो नवमांश के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुछ हद तक आपके दाम्पत्य को औसत दर्जे का बना करके चलाया जा सकता है। शादी इस ईयर होगी या नहीं मैंने आपको बता दिया। लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के कमजोर होने के चलते आपके पार्टनर में नॉलेजेबल जो होते हैं वो ट्रेड्स तो होंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति के साथ में जो बॉन्डिंग बननी चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं बन पाएगी और कुछ हद तक जो आपकी चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको आपके लाइफ पार्टनर को चूज करते समय करना पड़ सकता है। लग्नेश और सप्तमेश की युति है वैसे तो आपके लिए, लेकिन षष्ठ स्थान में और शनि की दृष्टि से दृष्ट है, इसलिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने की बात आपको कह रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब यह है कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस बना करके रखी थी उससे कुछ हद तक कम आपको पार्टनर मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं और कुंडली का मिलान यदि अच्छा हो जाता है तो वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा रह सकता है। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो वहां पर आपको प्रयास करना चाहिए। संभावनाएं तो इस बात की भी आपके लिए बनती हैं कि कोई आपका प्रेम संबंध इत्यादि हो, वहां विच्छेद हुआ हो, इस वजह से भी आपका विवाह पॉसिबिलिटीज हैं कि विलंबित हो गया हो। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैंने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया कि यदि आपने कुंडली का मिलान करके विवाह किया तो आपकी मैरिड लाइफ सामान्य दर्जे की हो सकती है। पांचवा प्रश्न इनका है कि जॉब चेंज करनी है, अब क्या नई जॉब मिल जाएगी। जी जैसा कि मैं आपकी जन्म कुंडली को देख पा रहा हूं कि हाँ आपकी इनकम में वृद्धि के योग आ रहे हैं और मई 2025 के बाद में आपको नई जॉब मिल सकती है, आपको प्रयासरत हो जाना चाहिए। और छठा प्रश्न इन्होंने किया है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए अगर मैं आपकी कुंडली को देखते हुए खुल करके कहूँ तो आपकी कुंडली में मुझे सरकारी नौकरी के बहुत प्रबलतम योग नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो मेरा मानना है, मेरी कही गई बात को आप स्वीकार करिए कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयत्न करना बहुत ज़्यादा उचित आपके लिए नहीं है और आप प्राइवेट क्षेत्र में ही अपने अच्छे करियर को बना सकते हैं। आपको प्राइवेट क्षेत्र में ही नौकरी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में कभी आपसे चर्चा होती है, आपके मन में विचार बनता है, तो आपसे व्यापार करा के भी आपको अच्छी ग्रोथ दिलाई जा सकती है। तो सरकारी नौकरी के विषय में आप ना जाएं, सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। और सेवंथ प्रश्न इनका है और मेरी लाइफ सम्मानजनक रहेगी या नहीं। देखिए सम्मान का मिलना या ना मिलना ये निर्भर करता है कि आप इस समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हो। उगते हुए सूर्य को सब लोग सलाम करते हैं, ये कहा जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उगता हुआ सूर्य इस सृष्टि के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, वो प्रकाश, वो उजियारा लेकर के आता है। जब अंधकार के बाद में प्रकाश आपको मिलता है तो वो सूर्य का कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन के लिए आप सूर्य को सलाम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस समाज के लिए यदि कुछ अच्छा करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो क्यों नहीं आपको सम्मान मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सम्मान हमको जनता के माध्यम से मिलता है। तो जनता के दो भाव हैं, चतुर्थ और दशम। चतुर्थ पति कहीं ना कहीं पीड़ित है और दशम पति भी कहीं ना कहीं षष्ठ स्थान में है और सूर्य को मान सम्मान का कारक बोला जाता है। ये सभी ग्रह छठे भाव में जाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए हैं, तो मान सम्मान आपको मिल सकता है, लेकिन आपको इस समाज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, अगर आप उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हो, तो नवांश में आपके लग्नेश का उच्च का होना आपको मान सम्मान
मिल जाए इस बात को प्रदर्शित करता है। बट हाँ, सूर्य आपके लिए कमजोर है तो वो मान सम्मान में परेशानी का कारण बनेंगे। लग्नेश से भी मान सम्मान का विचार किया जाता तो वो भी कमजोर है, और गुरु से भी ऊंचाई और मान सम्मान का विचार किया जाता तो वो भी कमजोर है। अगर आप इन ग्रहों के उपाय करते हो, समाज के लिए यदि आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपको आने वाले समय में मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मान सम्मान मिल जाए, इस बात के योग आपकी कुंडली में कुछ हद तक कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। और अगला प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर किस फील्ड में सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं करियर की बात करता हूं कि किस फील्ड में आपका करियर सबसे अच्छा हो, तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि भाषण कला योग आपकी कुंडली में है, गुरु दशमपति होकर के दशम स्थान पर और धन भाव पर अपनी उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टीचिंग के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहिए। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके, अपने ज्ञान को बांट करके आप अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। 12वें का स्वामी भी पंचम। आप टीचिंग के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाते हो तो आपको वहां पर करियर में अच्छी सफलताएं मिल जाएंगी। किसी भी तरह की ट्रेनिंग रिलेटेड जॉब होती है जहां पर आप अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज लोगों को देते हो और उसके बदले में आपको इनकम जनरेट होती है, तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर से भी जुड़ करके आपको अच्छी करियर ग्रोथ आने वाले समय में देखने में मिल सकती है। इसके साथ ही साथ जो मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क होता है, डेस्क जॉब होती है, ऑफिशियल फाइल वर्क जो जॉब होता है, वो भी आप कर सकते हो। बेस्ट आपके लिए टीचिंग या फिर मैनेजमेंट का काम बनता है। आपको इन्हीं क्षेत्रों में अपने करियर को बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रेजेंटली आप किस फील्ड में, वो भी आपको बता देना चाहिए था, हालांकि कोई बात नहीं है, इस विषय में आप विचार कर सकते हो। मंगल शनि का आमने सामने होना आपको टेक्निकल लाइन में भी अच्छी सफलताओं को दे देगा, बट उस फील्ड में आपका एजुकेशन नहीं दिखता है मुझे। लेकिन अगर टेक्निकल लाइन में जाने की व्यवस्थाएं बने तो आप वहां पर जाकर के भी अपना करियर बना सकते हो। उपाय के तौर पर सबसे पहले तो सूर्य आराधना प्रारंभ करिए। नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए और नित्य सूर्याष्टकम का आपको एक पाठ करना है। अगर सूर्य भगवान को जल देने के बाद में वहीं पर खड़े होकर के अगर आप सूर्याष्टकम का पाठ करें तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का उपवास करिए और शाम को, पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए। साथ ही साथ सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना और इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं विवाह के लिए संकल्प लेकर के, और गुरुवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर केसर मिश्रित दुग्ध अर्पित करना एंड इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना भी आपके लिए विवाह से संबंधित जो परेशानियां हैं उनमें काफी हद तक कमी को ला सकता है। साथ ही साथ बुध को आपको अपने बल देना चाहिए। आप चाहें तो पन्ना धारण कर सकते हैं, वैसे अगर नहीं धारण करना चाहते तो ओम राम ब्रीम रोम साह बुधाय नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए आप बुधवार से प्रारंभ करके, तो ये कुछ उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको मानसिक अशांति से संबंधित और ज्यादा परेशानी होती है तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय और बता देता हूँ। वैसे तो आप हरियाणा में हैं, लेकिन फिर भी कहीं से आपको यदि समुद्र का जल मिल जाता है या तीर्थादि नदियों का जल मिल जाता है तो वो ला करके आप घर पे रखिए, और उस जल से यदि आप स्नान करते हो तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था जातिका की जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण। आशा करता हूं कि जिनकी जन्म कुंडली का मैंने अध्ययन किया वो इस जन्म कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों को इस जन्म कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ सीखने में मिला होगा। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।